हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे गो फैशंस इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ये किस इंडस्ट्री में आता है, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ये कंपनी का स्ट्रेंथ्स क्या है, ये कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है और फाइनेंशियल्स कैसे है। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डे वन में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ और इस ये आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस क्या है। ये कंपनी 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का लार्जेस्ट वोमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड में से एक है। और ये कंपनी क्या करता है, गो कलर्स ब्रांड जो है उसमें वोमेन्स बॉटम वेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है, डिज़ाइन करता है, सोर्सिंग करता है, मार्केटिंग करता है और रिटेलिंग करता है। और ये कंपनी के पास बहुत वाइड पोर्टफोलियो है ये सब प्रोडक्ट का, और इसमें डिफरेंट कलर और स्टाइल का भी है। 31 मई 2021 तक गो कलर ब्रांड के पास 50 से ज़्यादा स्टाइल है और 120 से ज़्यादा कलर्स का प्रोडक्ट भी है। और 31 मई 2021 तक ये कंपनी के पास 450 ईबीओस है। ईबीओ क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, और ये 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में है। और ये कंपनी के पास और एक फॉर्मेट का सेगमेंट है जिसको बोलते हैं लार्ज फॉर्मेट स्टोर, एलएफएस जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल लिमिटेड है, सेंट्रल अनलिमिटेड, ग्लोबल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, स्पेंसर्स रिटेल, ये सब है। और ये कंपनी के पास 2019 में एलएफएस कितना था, 925 था, और 2021 तक ये ग्रो करके 1332 हो गया। और ये कंपनी ऑनलाइन में भी सेल करता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, और इसका वेबसाइट में है उसमें भी प्रोडक्ट सेल करता है, और एमबीओस में भी सेल करता है जिसे बोलते हैं मल्टी ब्रांड आउटलेट। और ये कंपनी जो इंडिया का टोटल वोमेन्स बॉटम वेयर मार्केट है इसका 8% मार्केट शेयर ये कंपनी के पास है। ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का डाटा है। और टोटल जो अपैरल मार्केट है उसका 36% वोमेन्स अपैरल मार्केट है, और उसमें 8.3% जो है वोमेन्स बॉटम वेयर मार्केट है। और ये कंपनी के पास, ये कंपनी बेसिकली क्या करता है, आउटसोर्सिंग करता है। मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थ्रो करता है। जैसे कि आप बोट कंपनी सुना होगा, बोट इंडियन कंपनी है लेकिन उसका स्मार्ट वॉच ये सब में फ्लिपकार्ट अमेजन में देखे होंगे कंट्री ऑफ ऑरिजिन चाइना लिखा होता है, क्योंकि ये कंपनी क्या करता है, चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा वो प्रोडक्ट चाइनीज़ कंपनी से लाता है और खुद सेल करता है रिटेलर की थ्रो। तो ये कंपनी भी ऐसे आउटसोर्सिंग करता है। और ये अपना जो ईबीओ से है, ईबीओ जो 450 था, ये 450 से बढ़ा के नेक्स्ट 5 से 6 साल में ये 2000 प्लस करने का टारगेट रखा है। ये कंपनी कुछ गिने चुने कंपनी इसमें आते हैं जो कि वोमेन्स बॉटम वेयर ये कैटेगरी को एक ब्रांड बनाया, इसलिए इसको कैटेगरी क्रिएटर भी बोला जाता है। तो गो कलर्स ब्रांड स्पेसिफिक एक ब्रांड है जो सिर्फ ये सेगमेंट का प्रोडक्ट के लिए ही है। और वोमेन्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, वोमेन्स अपैरल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो ब्रांड से होता है वो सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, और जो लोकल होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड वोमेन्स अपैरल मार्केट जो है 2015 में ये था 19%, और 2025 तक ये 2020 में ये बढ़ के 27% हुआ, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 42% हो जाएगा। और ये रैपिड ग्रोथ क्यों हो रहा है वोमेन्स अपैरल कैटेगरी में, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है और वर्किंग वोमेन भी ग्रो हो रहा है, और फैशन ट्रेंड भी इवॉल्व कर रहा है, ट्रेंड चेंज होता रहा है, और जो स्पेंडिंग पावर है कंज्यूमर का ये भी बढ़ रहा है। और इसमें से जो वोमेन्स अपैरल प्रोडक्ट है उसमें से वोमेन्स जो बॉटम वेयर प्रोडक्ट है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है वो सेगमेंट में। और ये जो बॉटम वेयर मार्केट है ये 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 38% बनेगा, और 2025 तक ये CAGR 24.3% में ग्रो करता रहेगा। और ट्रेडिशनली बॉटम वेयर का क्या था, ये वन पीस में अपैरल था, जैसे कि साड़ी हो गया,
लेकिन ये ट्रेंड चेंज होके ये 2 पीस और मिक्स एंड मैच अपरेल बन गया है। और बॉटम वेयर जो प्रोडक्ट है ये अभी यूनिवर्सल कैटेगरी में आ गया, जो कि पहले सीजनल ट्रेंड था। और हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो था अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में ही सेल होता था बॉटम वेयर प्रोडक्ट, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। और इसीलिए पहले क्या था, कंज्यूमर के पास लिमिटेड ऑप्शन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये जो JFIL है इसके पास बहुत मतलब वाइडेस्ट पोर्टफोलियो है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा अलग अलग टाइप का कलर और स्टाइल्स है। और ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है ये सब है, जैसे कि चूड़ीदार, लेगिंग्स, धोतीस, हारम पैंट, पटियालास, प्लाजोस, सॉलिटोस पैंट्स, ट्राउजर्स, जैगिंग। और ये अलग अलग कैटेगरी में सेल होता है, जैसे कि एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, फ्यूजन वेयर, एथलेजर, डेनिम और प्लस साइज और गर्ल्स वेयर। इसीलिए ये एक यूनिवर्सल पोर्टफोलियो है ये कंपनी के पास। और ये कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है ये ऑल एज ग्रुप और ऑल टाइप जो सबके लिए जैसे फिट होता है ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है। और ये फैशन ट्रेंड में जो चेंज होने से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सीजनल नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इंडस्ट्री ओवरव्यू देखते हैं। ये कंपनी किस इंडस्ट्री में आता है? रिटेल इंडस्ट्री में आता है। रिटेल में किस कैटेगरी में आता है? रिटेल में ऑर्गेनाइज्ड वोमेंस अपैरल कैटेगरी में आता है। और इसमें से भी ये वोमेंस अपैरल में भी वोमेंस बॉटम वेयर अपैरल जो होता है उसमें आता है। तो ये सारे सेक्टर देखेंगे क्या क्या मार्केट पोटेंशियल है, तो हम इंडस्ट्री का टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं टोटल जो ये मार्केट साइज है 2020 में रिटेल मार्केट कितना है, $796 बिलियन का। और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $1077 बिलियन बन जाएगा। और इसमें अपैरल कैटेगरी का क्या है, ये पहले 2020 में ये कितना है 7.9% टोटल रिटेल इंडस्ट्री का। और 2021 में ये 5.7%। ये कोरोना पैंडमिक के लिए कम हो गया है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक टोटल रिटेल का टोटल जो रिटेलर मार्केट है उसका 9% अप्रैल बन जाएगा। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इसमें अप्रैल का क्या रोल है। वो था टोटल रिटेलर मार्केट, ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड में टोटल जो मार्केट साइज है 94 बिलियन जो डॉलर है, ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का साइज है। लेकिन उसमें से $20 बिलियन का सिर्फ अपैरल है, जो कि 32% है। और इसमें आप की रिटेलर्स देख सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल, शॉपर्स स्टॉप, लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड, जारा, यूएसबी, टाइटन। और आप इसमें देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड और ई कॉमर्स जो है उसमें कौन कितना मार्केट शेयर कैप्चर करता है। तो ऑर्गेनाइज्ड में ये 2015 में 16% था, और ई कॉमर्स कितना था, सिर्फ 3% था। और अनऑर्गेनाइज्ड में 81% था। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और ऑर्गेनाइज्ड बढ़ के ये 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23% होगा। और ई कॉमर्स जो है ऑनलाइन जो होता है वो भी बढ़ रहा है। वो जो 2015 में 3% था, 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 22% बन जाएगा। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कम होते होते ये 55% बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग सेगमेंट में कैसे चेंज हो रहा है। जो टोटल जो अपैरल इंडस्ट्री है उसमें मेंस अपैरल कितना है 41%, वुमेन्स अपैरल कितना है 36%, और जो 23% जो होता है किड्स अपैरल है। तो ये कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये ई कॉमर्स जो कंपनी होता है और जो अपैरल इंडस्ट्री होता है ये किस किस कैटेगरी में है, और जो गो फैशन इंडिया लिमिटेड का जो गो कलर्स ब्रांड है ये किस मार्केट सेगमेंट में आता है। तो हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस जिसमें वाइड रेंज का प्रोडक्ट होता है, इसमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन होता है। और वर्टिकल मार्केट प्लेस मतलब एक ही कैटेगरी में बहुत ही कम कैटेगरी में जिसमें प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मिंत्रा, एजियो। और ऑनलाइन फैशन सेलर्स हो गया जैसे कूव्स, जिवामी।
और ऑनलाइन क्यूरेटर हो गया जैसे कि जयपुर। और ये कंपनी जो आता है ऑनलाइन एक्सटेंशन ऑफ बी एंड एम रिटेलर्स, जो कि मल्टी ब्रांड में फोकस करता है, लेकिन ये नैरो कैटेगरी में रहता है, जैसे गो कलर्स, फैब इंडिया और सपोर स्टॉप। और इसका ग्लोबल इक्विवेलेंट कौन है, ग्लोबल में ऐसा कंपनी कौन है, गैप। तो आप इसमें देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का मार्केट शेयर जो है ये देख सकते हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस किया 2015 में जो ऑर्गेनाइज्ड था ये 19% था, और 2020 तक ये 27% तक बढ़ गया, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 42% बनेगा, और अनऑर्गेनाइज्ड 81% से कम होकर 58% बन जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं वोमेन्स अपैरल सेगमेंट में किस में कितना सेल हो रहा है। तो ज़्यादा जो 33% जो है ये साड़ी है, और सलवार कमीज जो है 33% है, और टी शर्ट जो है 16% है, और बाकी उधर से आप देख सकते हैं। और 2025 तक ये कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है आप ये भी देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं एथनिक और फ्यूजन वेयर और वेस्टर्न वेयर कितना मार्केट शेयर है। 2015 में 42% था एथनिक और फ्यूजन, और 2025 तक ये बढ़ के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 52% बनेगा, और वेस्टर्न वेयर कम होके 48% बन जाएगा। और आप देख सकते हैं वुमेन का बॉटम वेयर मार्केट जो है उसमें और ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर कितना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है। तो 2015 में ये सेगमेंट में 14% था, 2020 तक ये ग्रो होकर 23% हुआ, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 38% बन जाएगा। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो 86 था ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम होकर 62% बन जाएगा। और आप इसमें देख सकते हैं ब्रांडेड और अन ब्रांडेड में कितना मार्केट शेयर है। तो 2015 में ब्रांडेड सिर्फ 19% था, और अन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो था 80% था। 2020 में ये बढ़ के 33% हो गया, और अन ब्रांडेड जो है ये कम होकर 67 हो गया। और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है ये बढ़ के 46% हो जाएगा, और अन ब्रांडेड 53%। और आप इसमें देख सकते हैं जो डोमेस्टिक ब्रांड है और फॉरेन ब्रांड है इसका स्टोर कितना है टोटल। तो गो कलर्स का सबसे ज़्यादा 450 स्टोर्स है, और इसका जो कॉम्पिटिटर्स है जो ब्रांड्स आप इसमें देख सकते हैं किसका कितना स्टोर्स है। और इसमें देख सकते हैं किस किस सेगमेंट में इसका ये जो स्टोर्स है, जैसे कि EBO एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, LFS लार्ज फॉर्मेट स्टोर, और MBO मल्टी ब्रांड आउटलेट, और ऑनलाइन। गो कलर्स ये 4 सेगमेंट में प्रेजेंट है, और एलन सोली एंड अरेला बाइबा ये सब जो है ये चारों सेगमेंट में है। और आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट शेयर कितना है, रेवेन्यू मतलब जो सेल्स हो रहा है उसका वैल्यू के हिसाब से किस कंपनी का कितना है। तो 2018 में देख सकते हैं गो कलर्स का सिर्फ 188 करोड़ रुपीस था, लेकिन 2020 में ये बढ़ के 393 करोड़ हो गया, जो कि 44% CAGR है। और आप ये ग्रोथ कंपेयर कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा है ये ग्रोथ, और किसी का भी ऐसा ग्रोथ नहीं है। और इसका जो एक कंपटीटर है TCNS, जिसको नियर कंपटीटर बोलते हैं, इसका जो था ये 1000 करोड़ था, और ये बढ़ के 1148 करोड़ हुआ है 2 साल में, और ये 7.1 CAGR में ग्रो किया है। और आप इसमें देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रेजेंस कितना है। इसका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो है साउथ में ही है, और उसके बाद वेस्ट में है, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, और लास्ट में आता है सेंट्रल इंडिया में। और ऑल ओवर 100+ सिटी में इसका 450 EBOs है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। और आप इसमें देख सकते हैं कंपनी के पास जो अलग अलग स्टोर फॉर्मेट है उसमें कौन सा स्टोर फॉर्मेट में कितना % रेवेन्यू आता है। तो EBOs जो है उसमें ही 65% रेवेन्यू आता है, LFS जो होता है उसमें 26% रेवेन्यू आता है, ऑनलाइन सिर्फ 1.86, और MBOs में 6.78, और ये फाइनेंशियल ईयर 29 का है। और 21 का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो ये जो EBOs है इसका 65 से बढ़ के 68 हो गया, और LFS कम हुआ है, और ऑनलाइन का भी बढ़ गया 1% से 4% हो गया, और अदर फॉर्मेट में जो था ये भी
6% से कम होकर 4% हो गया। तो ज़्यादातर ईबीओस में ग्रोथ हो रहा है, जो कि कंपनी और भी ज़्यादा ईबीओ खोलने के लिए एक्सपेक्ट किया कर रहा है। तो कंपनी का प्रोमोटर क्या है और कंपनी जो ये फंड राइज कर रहा है कहाँ खर्चा करेगा। तो कंपनी का प्रोमोटर है प्रकाश कुमार सरोगी, गौतम सरोगी, राहुल सरोगी और पीकेएस फैमिली ट्रस्ट और वीकेएस फैमिली ट्रस्ट। और ये कंपनी जो फंड राइज कर रहा है इसमें से जो 33 करोड़ रुपीस क्या करेगा, 120 नया ईबीओ खोलेगा, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट 120 नया खोलेगा। और जो 61 करोड़ है ये क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्चा करेगा। मतलब कंपनी का जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो पैसा खर्चा होता है उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो इसमें खर्चा करेगा और कुछ जो है ये जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए इस्तेमाल करेगा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो ये कंपनी एक लार्जेस्ट वोमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड है इंडिया का और इसके पास वाइड वेल डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जैसे कि हम देखें अलग अलग स्टाइल और अलग अलग कलर का प्रोडक्ट है और ये फास्ट मूवर एडवांटेज भी इसके पास है। और ये एक मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस रखता है, जैसे कि ईबीओस भी है, एलएफएस होता है और ऑनलाइन भी सेलिंग करता है। तो मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस रखता है और इसके पास स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स है और एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल भी है। और ये एक्सटेंसिव प्रोक्यूरमेंट करता है और इसका जो प्रोक्यूरमेंट सप्लाई चेन होता है ये ऑटोमेटेड है। और इनके पास इन हाउस एक्सपर्टाइज भी है ये प्रोडक्ट डिजाइन करने में और डेवलप करने के लिए। और इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है, कंपनी का बिजनेस के लिए क्या क्या रिस्क है। तो इसका जो ब्रांड है गो कलर्स, अगर ये ब्रांड को मेंटेन करने के लिए अगर ये मेंटेन नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि ये ब्रांड अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा और कंपनी का बिजनेस इफेक्ट होगा। और ये कंपनी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है इसमें बहुत बड़ा लॉस किया है। और ये क्यों किया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के लिए जो ये लॉकडाउन वगैरह था तो कंपनी का ज़्यादा आउटलेट खोला नहीं था और ये इसका जो है रेवेन्यू भी बहुत कम हुआ है और कंपनी का लॉस भी है। और नॉर्मलाइज होने के बाद भी अगर ये कंपनी ऐसे लॉस करता रहेगा तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। और जो ईवीओस होता है इसका जो लोकेशन होता है इसके लिए भी रिस्क होता है। और ये जो ईवीओस होता है ये लीज्ड प्रॉपर्टी में कंपनी करता है। तो कंपनी अगर रियल इस्टेट और रेंटल मार्केट में अगर कुछ रूल में चेंज हो रहा है या फिर कुछ भी चेंज हो रहा है तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। कुछ रेंट में ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, तो इफेक्ट करेगा। और ये कंपनी का जो ज़्यादा स्टोर्स है ये साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में है। तो अगर कुछ भी कुछ नेचुरल डिजास्टर या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा साउथ या फिर वेस्ट इंडिया में तो ये कंपनी का बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा। और ये जो अपना जो वेयर हाउस है ये एक वेयर हाउस साउथ इंडिया में ही है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। एक ही जगह होने से प्रॉब्लम रहता है, रिस्क रहता है लोकेशन रिलेटेड। और ये इनके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये अगर इसको मेंटेन नहीं कर पाए तो भी ये रिस्क रहेगा। और ये अपना जो रिटेलर नेटवर्क है इसको भी मैनेज नहीं कर पाएगा तो ये भी कंपनी का रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा। और अगर जो फैशन ट्रेंड में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है ये उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाए तो लोग भी खरीदना बंद करेंगे तो इनका रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का जो लिस्टेड पेयर्स है, मतलब ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इसका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम है ये 282 करोड़ रुपीस है। और ये लिस्टेड पेयर्स ये सब है पेज इंडस्ट्री जिसका एक बहुत फेमस ब्रांड है जॉकी, और ट्रेंड लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड और टीसीएस एंड क्लॉथिंग। और इसमें से सबसे जो नियर कॉम्पिटिटर है ये टीसीएनएस क्लॉथिंग, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है ये अलग अलग है लेकिन इसका
ऑलमोस्ट सेम है। और इसका जो आप देख सकते हैं, ये इसका इनकम का साइज बहुत बड़ा है, ये 684 करोड़ रुपीस है, जबकि इसका जो है 282 करोड़ रुपीस। और आप ये पी देख सकते हैं, ये सारा कंपनी का जो अर्निंग है नेगेटिव था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक था। और इसमें से पेज इंडस्ट्री का ही प्रॉफिट में था, तो इसका पी रेशियो 130 है। और इस ये सबका पी रेशियो नहीं आया क्योंकि अर्निंग ही नेगेटिव था। आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर सबका नेगेटिव है एक्सेप्ट पेज इंडस्ट्रीज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स, ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है। और इसका जो टोटल रेवेन्यू जिसका टॉप लाइन बोलते हैं, ये 1909 मिलियन रुपीस था, और ये बढ़ के 3968 मिलियन रुपीस हुआ। लेकिन 2019 में जो था उससे भी कम हो गया, और ये 2822 मिलियन रुपीस है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 30 करोड़ रुपीस था, ये बढ़ के 52 करोड़ रुपीस हुआ। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें नेगेटिव में चला गया, मतलब 35 करोड़ रुपये 3.5 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। और ये आप देख सकते हैं 2 क्वार्टर का डाटा, जो ये FY 2022 का जो है इसका फर्स्ट क्वार्टर और 21 का फर्स्ट क्वार्टर का कंपैरिजन। इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव था, मतलब लॉस में ही था दोनों क्वार्टर में। और इसमें जैसे कि हम देखें अर्निंग पर शेयर, इसका अगर लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकालेंगे तो, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो नेगेटिव था लेकिन उससे पहले ये कंपनी प्रॉफिट में था, तो एवरेज निकालेंगे तो ये 4 रुपीस आ रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.76 रुपीस परसेंटेज आ रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये 13.65 आ रहा है। NAV कितना है 50.56 रुपीस, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कंपनी लॉस में था, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये जो क्वार्टर 1 था इसमें भी लॉस में था, तो पी रेशियो हम निकाल नहीं सकते। प्राइस टू अर्निंग ही नेगेटिव है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम निकाल नहीं सकते। और इसका अगर जो लिस्टेड पेयर है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो जो TCNS है ये नियर कॉम्पिटिटर है, और इसका भी नेगेटिव में था, इसका भी नहीं निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पेज इंडस्ट्री का 114 पी है एवरेज में लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, और ट्रेंड का 211 है, और बाकी सब का जीरो है क्योंकि इसका जो अर्निंग है नेगेटिव में था। और TCNS जो है ये नियर पेयर है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट ज़्यादा रिलेटेड है ये कंपनी के साथ। तो चलिए IPO डिटेल्स देखते हैं। ये एक बुक बिल्ट IPO है, और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से रखा गया है। IPO का प्राइस बैंड 655 से 690 रुपीज़ है। अपर प्राइस बैंड 690 रुपीज़ है, मतलब यही कट ऑफ प्राइस है। और एक लॉट में कितना है 21 शेयर्स है, और मिनिमम ऑर्डर कितना आप कर सकते हैं, एक लॉट के लिए कर सकते हैं, मतलब 21 शेयर के लिए कर सकते हैं। और लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, BSE NSE दोनों में हो रहा है। और इश्यू साइज क्या है, ये 1013 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, जिसमें से 125 करोड़ फ्रेश इशू है। मतलब 125 जो करोड़ है ये कंपनी का अकाउंट में जाएगा, और कंपनी इसको इस्तेमाल कर सकता है जो एक्सपेंशन के लिए। इसका जो EBO बिल्ड कर जो लीज में लेगा, ये इसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जो दूसरा जो जनरल कॉरपोरेट पर्पज या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ऑफर फॉर सेल कितना है 888 करोड़ रुपीस है। और ये पैसा जो है ये डायरेक्ट शेयर होल्डर, मतलब प्रोमोटर के पास चला जाएगा। प्रोमोटर शेयर सेल कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रोमोटर के पास चला जाएगा, और कंपनी का किस काम में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का टाइम टेबल के बारे में। IPO ओपन कब हो रहा है, नवंबर 17 को ओपन हुआ। और क्लोज कब हो रहा है, नवंबर 22 को। और अलॉटमेंट कब हो रहा है शेयर, नवंबर 25 को। और जिसको शेयर अलॉट नहीं हुआ नवंबर 26 को रिफंड हो जाएगा। और ये कि जो अपना डिमार्ट अकाउंट है उसमें कब क्रेडिट होगा, नवंबर 29 को। और IPO स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कब होगा, नवंबर 30 को। और ये IPO का लॉट साइज देखते हैं। मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 21 शेयर होता है एक लॉट में।
और कट ऑफ प्राइस के हिसाब से जो 690 रुपीज़ था, तो आपको 14,490 रुपया चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आता है 273 शेयर आता है, और इसके लिए आपको चाहिए 1,88,370 रुपये। और प्रोमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हैं, इशू से पहले प्रोमोटर के पास होल्डिंग 57 था, और कंपनी OFS किया है, ऑफर फॉर सेल किया है, मतलब प्रोमोटर अपना शेयर सेल किया है। तो इशू के बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग कितना होगा प्रोमोटर का, ये 52.78% हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ डे 1 में। डे 1 मतलब 17 नवंबर को ओपन हुआ, और नवंबर 17 एंड तक कितना सब्सक्राइब हुआ। ये QIB सेक्शन जो है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, जिसको सेबी अप्रूव करता है जो इंस्टीट्यूशन को, इसको QIB सेगमेंट में आता है, और इसमें 0.25 टाइम्स हुआ है। और NII सेगमेंट, जिसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इसमें 0.44 टाइम्स हुआ है। और रिटेलर कैटेगरीज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जो कि 12.14 टाइम्स, और एम्प्लॉय कैटेगरी में नील है, अदर में नील है, और टोटल एवरेज में आप देख सकते हैं 2.46 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया ऑलरेडी। तो IPO को फर्स्ट दिन में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और आप देख सकते हैं हमेशा ये दोनों देखना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। ये लोग जहाँ इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर रिसर्च होने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए स्मार्ट मनी को हमेशा फॉलो करना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। और आप इसमें देख सकते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 11 नवंबर तक ये 300 रुपीज़ था, और 15 को ये चेंज होकर 350 रुपया हो गया, 16 नवंबर को 350, और 17 नवंबर को ये बहुत चेंज होकर ये 550 रुपीज़ हो गया। मतलब इसका जो अपर प्राइस बैंड है 690 रुपीज़, इसके ऊपर भी 555 रुपीज़ लोग देने के लिए तैयार है। मतलब ऑलमोस्ट 80% ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 80% रिटर्न हो सकता है। और कोष्टक जो होता है ये 250 है। ये क्या है, जो अनऑफिशियल जो मार्केट होता है, ग्रे मार्केट जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप शेयर बेचते हैं तो आपको प्रीमियम कितना मिलेगा, 250 रुपीज़। और ये IPO एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50% लिस्टिंग गेन देगा। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो से पहले आपके मन में जो भी डाउट था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।